हेलो दोस्तों, आज आप सबों के बीच में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलने के लिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए हम लोगों को किस किस बातों पर ध्यान देना होगा, आज हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर जो लोग शुरू करता है तो इंग्लिश में कहीं से भी कुछ स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आप सुनते होंगे डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करो। पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले ये पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ से आया, कैसे बना, इसका निर्माण कौन सा हुआ, इसके दादा परदादा कौन है, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, तब पता चलेगा आपको कि ये जो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ते हैं ना, ये कहाँ से आता है। इसके पहले क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जो कि हमको बेसिक से नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में जो भी होगा वो छोटा लेवल से लेके, यानी कि बच्चा से लेके बड़ा तक इसमें पड़ेगा। यानी कि सभी लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, जिनको मतलब कहता है कि हमको इंग्लिश आता नहीं है, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उसको इंग्लिश समझ में आएगा। और शुरू से अंत तक आपको इस वीडियो को देखना है। अच्छा, एक बात बताइए कि इंग्लिश जो होता है बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। पहले हम लोग बचपन में क्या पढ़ते हैं, ABCD, उसको क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, उसका निर्माण कहाँ से होता है। ये एक, जिस तरह से आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर भी हम लोगों को हिंदी वाला जो है इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। यानी कि जिस तरह से आप हिंदी में सब चीज़ों को पढ़ते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी बनाया गया है। तो सबसे पहले जो ग्रामर आप पढ़िएगा, वो हिंदी ग्रामर का और इंग्लिश ग्रामर का सेम ही चीज़ें होता है। ग्रामर का आप डिफिनेशन पढ़ते हैं कि ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस विच टीच अस द करेक्ट प्रोसेस ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। यानी कि कहने का मतलब हो क्या है, इंग्लिश ग्रामर वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम लोगों को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना आता है। कहने का मतलब कि आपको जो भी पढ़ना है, तो अब इंग्लिश में जब स्टार्ट करते हैं तो अगर ग्रामर का पास आपके नॉलेज रहेगा तो आप अच्छा से बोल सकते हैं, अच्छा से लिख सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों को पहले कंपटीशन लेवल तक पहुंचने से पहले छोटे छोटे चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है, इससे जानकारी लेना है, तब जाकर हम कंपटीशन लेवल तक पहुंचेंगे। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहले जो बच्चे नहीं कुछ पढ़े हैं, वो कहते हैं कि हमको कुछ इंग्लिश में कुछ आता ही नहीं है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है, जो स्टार्टिंग से देखेंगे। एकदम स्टार्ट से हम शुरू करें, एकदम जीरो लेवल से आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। तो ग्रामर क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, हम इस चीज़ों को देखें कि इंग्लिश ग्रामर इज ए विच ऑफ द साइंस टीच अस द करेक्ट प्रोसेस रीडिंग, राइटिंग एंड द स्पीकिंग। यानी कहने का मतलब अंग्रेजी व्याकरण वह शब्द है, वह विज्ञान है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध समझना आ जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब हम लोगों को ग्रामर अगर अच्छे से नॉलेज रहेगा तो हम अच्छे से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, किसी का अपना पर्सनली लैंग्वेज होता है, वो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा, लेकिन उन लोगों को शुद्धता पता नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो आदमी अगर अच्छे से इंग्लिश का डीपली अगर नॉलेज रखा होगा तो हर पॉइंट पर वो अच्छे से ढंग से बोलेगा, समझेगा और लिखेगा, और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी ये सब काम आता है। तो अगर आपको ग्रामर का नॉलेज है तो हर तरीके से आपको सूटेबल होगा, हर तरीके से आपको इंग्लिश बनाने, लिखने, पढ़ने, हर चीज़ों में आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर का ये डिफिनीशन है। जिस तरह आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं ना, उसी तरह से है। अभी ये बताइए कि इंग्लिश ग्रामर भी कितने टाइप के होते हैं। इसका देयर आर 5 ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। कहने का मतलब ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये जो ग्रामर है वो 5 भागों में बटा गया है। यानी कि इनके कितने ब्रांच हैं, 5 ब्रांच होते हैं इंग्लिश ग्रामर का। एकदम हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अब इसमें जो है, जो पहला जो चीज़ है उसमें ऑर्थोग्राफी, जिसे वर्ण विचार, आप पढ़े होंगे बचपन में, वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि अक्षर किसे कहते हैं, वही है इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। इसमें वर्णों का हम अध्ययन करेंगे, अक्षरों का अध्ययन करेंगे। जिस तरह से हिंदी में करते हैं ना, इसमें लेटर का अध्ययन करेंगे हम। लेटर माने ABCD, समझ गए। एटिमोलॉजी शब्द विचार,
आप पढ़े होंगे कि जब 2, 3, 4 लेटर मिलते हैं तो क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसको वर्ण विचार हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में जब वर्ण को क्या कहते हैं, इंग्लिश में लेटर कहते हैं। यानी कि कई गो लेटर मिलता है तो क्या बनता है, वर्ड बनता है। तो उसी प्रकार इटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार, और कई शब्दों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, वाक्य बनाया जाता है। कहने का मतलब कि इटिमोलॉजी के अंतर्गत ये शब्द विचार आते हैं। यानी कहने का मतलब कि जैसे दे दिया जाए क्या, जैसे आप पढ़े ग्रामर। ग्रामर क्या है, एक प्रकार का ये हिंदी में कहा जाए तो शब्द है, ऐसे कहा जाए तो ये वर्ड है। और वर्ड है ये, वर्ड समझ रहे ना, वर्ड है। लेकिन अगर कोई अगर लेटर लिखते हैं जैसे कि ए, ये है एक लेटर हुआ है, इससे कोई आप वर्ड नहीं बना सकते हैं। 2, 3, 4, 5 मिलता है तब जाके ये वर्ड बनता है। समझ गए होंगे कि वर्ड और लेटर में क्या डिफरेंस है। तो कई सारे जो लेटर होते हैं वो मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। और कई सारे जो वर्ड होते हैं वो मिलकर एक प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं। इंग्लिश में इसे सिंटेक्स कहा जाता है, वाक्य विचार। इसे क्या कहते हैं, वाक्य विचार। यानी कि कई शब्दों से मिलकर क्या बनाया जाता है, एक सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यह क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। A B C D E F G जितना होता है ये सब क्या होता है, लेटर होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको मीनिंग बनाते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, फ्रूट हो गया, एप्पल्स हो गया, बनाना हो गया, इसमें देखिए कई सारे लेटर को आप मिलाए हैं। तो लेटर मिलाने से क्या बना, ये वर्ड बना। और यही लेटर जब वर्ड बनाता है और यही वर्ड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आई इट्स अ मैंगो, यानी कि हम लोग आम खाते हैं, तो एक प्रकार का क्या बन गया, ये वाक्य बन गया। तो इसमें जो होता है सिंटेक्स के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, वाक्य विचार पढ़ना है। और पंक्चुएशन यानी कि चिन्ह विचार जिसे कहा जाता है। जैसे आप पूर्ण विराम पढ़े होंगे, कॉमा पढ़े होंगे, इन्फ्लेक्शन के चिन्ह पढ़े होंगे। अब ये सारे चिन्ह से पता चलता है कि सेंटेंस में हमको कहाँ रुकना है, सेंटेंस कहाँ खत्म होता है, इसमें चिन्ह विचार कहा जाता है। ये चिन्ह विचार के अंतर्गत, पंक्चुएशन के अंतर्गत ये आता है। प्रोसेडी लास्ट वाला जो है वो जिसे प्रोसेडी कहा जाता है, हिंदी में इसे छंद विचार के नाम से जाना जाता है। हम लोग एक एक चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे, समझ गए ना, एक एक चीज़ क्या होता है जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्थोग्राफी क्या है। यानी कि ऑर्थोग्राफी यानी कि लेटर क्या है, लेटर के बारे में जानकारी करेंगे। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही जानेंगे। लेकिन बहुत बच्चे कहते हैं कि हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। इसका सबसे मेन रीजन वह होता है कि आप बेसिक से नहीं पढ़े हैं। अगर जिस चीज़ों को आप बेसिक से पढ़े होंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब पहला जो है ऑर्थोग्राफी, जिसे हम वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है, हम इसका डिफिनीशन देखते हैं कि एन ऑर्थोग्राफी इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस द शेप, प्रोनाउंसिएशन एंड द इल्ड ऑफ ए लेटर। कहने का मतलब ऑर्थोग्राफी वह शब्द है जिससे इसका आकार, इसका उच्चारण और इसे उत्पत्ति का बोध होता है। यानी कहने का मतलब ऑर्थोग्राफी जो होता है इसी से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ। इतना बड़ा जो आप लेटर पढ़ते हैं एक छोटे छोटे लेटर से मिलकर बनता है कि नहीं, इतना बड़ा वर्ड बनता है एक छोटे से लेटर से ही बनता है। यानी कि इसकी संरचना, इसका उच्चारण, इसकी उत्पत्ति कहाँ से शुरू होता है, ऑर्थोग्राफी से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, वर्ण विचार से शुरू होता है। समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से कि ऑर्थोग्राफी क्या है। एन ऑर्थोग्राफी इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस द शेप, प्रोनाउंसिएशन एंड इल्ड ऑफ ए लेटर। यानी इसके प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण को भी दर्शाता है। ये सारे वर्ड के ज्ञाता है। यानी कि उत्पत्ति जो होता है एक लेटर से होता है। जो भी बना होता है वर्ड, सेंटेंस, चाहे इतना बड़ा आप इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश में कितना लेटर, 26 गो लेटर है। इतना सारा लेटर जो होता है आप दुनिया में इतना पढ़ते हैं, सब क्या चीज़ से बना हुआ है, सब एक छोटे छोटे लेटर से मिलकर बना होता है। 26 गो लेटर है और पूरा दुनिया में इतना फैला हुआ है। तो सारा जो लेटर है, लेटर से ही क्या बना हुआ है, वर्ड, और वर्ड से ही क्या बना, सेंटेंस। और इतना बड़ा दुनिया को ये अकेले ही देख रहा है। अब ये समझ गए, ये होता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द ऑर्थोग्राफी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। किसके हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से। अल्फाबेट जानते हैं ना, ABCD को कहा जाता है। तो अल्फाबेट के हिसाब से जो ऑर्थोग्राफी होता है वो 3 टाइप के होता है। आप कहिएगा कि सर कौन कौन सा होता है, तो देखिए पहला होता है आपको कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है वॉवेल, और तीसरा होता है क्या आपको, सेमी वॉवेल। अब इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन, इसको कहते हैं स्वर, इसको कहते हैं अर्धस्वर।
भली भांति जान गए होंगे। अब बताइए कि जो कंसोनेंट होता है, ये कंसोनेंट मतलब क्या होता है? व्यंजन, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे। ववेल के मतलब क्या होता है? स्वर। और सेमी ववेल के मतलब क्या होता है? अर्धस्वर। यानी कहने का मतलब कि ये कंसोनेंट ववेल ये आता कहाँ से है, आया कहाँ से, सबसे पहले इस चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। कंसोनेंट जो होता है इन्हीं 26 लेटरों में से ही चुना जाता है, और इन्हीं 26 लेटरों में से एक साउंड ववेल भी होता है और एक ववेल भी होता है, और इसमें सेमी ववेल भी होता है। हम एक एक चीज़ों को जानकारी करेंगे कि कंसोनेंट क्या होता है, ववेल क्या होता है, साउंड ववेल क्या होता है, सेमी ववेल क्या होता है। तो ये तो एक लेटर के अंतर्गत ये सब आता है, तो वो लेटर के जानकारी हमको रहेगा तब ना हमको पता रहेगा कि ये लेटर में कौन कौन सा कंसोनेंट होता है, कौन कौन सा स्वर यानी कि ववेल होता है, और कौन कौन सा सेमी ववेल होता है, और कौन कौन सा साउंड ववेल होता है। तो सभी बच्चों को ABCD तो जरूर आता होगा लिखने, इतना में तो जरूर है कि ABCD किसको नहीं आता होगा। अब देखते होंगे जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये हो गया हमारा 26 लेटर। अब समझेंगे कि इसी 26 लेटर में क्या क्या होता है। अब किधर होता है, किधर होता है सेमी ववेल, किधर छिपा रहता है साउंड ववेल, और किधर छिपा रहता है आपको ववेल और कॉन्सोनेंट। तो बताइए कॉन्सोनेंट क्या होता है, कि कॉन्सोनेंट आपको इस लेटर में कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और कैसे पहचानेंगे कि ये स्वर है। जो कॉन्सोनेंट होता है ना, वो हमको जो उच्चारण करते हैं तो हमारी ये जीभ में, मुंह में, हर जगह ये सटता है, यानी कि उच्चारण करने पर हमारे मुंह के जिस भाग से सटता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। अब कहिएगा कि A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो जैसे आप उच्चारण करिएगा तो आपको ऐसा वर्ड का फील होगा जो आपके मुंह के किसी पार्ट से ना वो टकरा हो रहा होगा या सट रहा होगा, वही क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है, यानी कंसोनेंट कहलाता है। यानी कि इसमें जो वर्ड होगा, जैसे बोल रहे हैं कि ए जो मुंह से निकल रहा है, बताइए मुंह से कहीं सट रहा है? नहीं ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये एक ववेल हो गया। क्या हो गया? ववेल हो गया। लेकिन अगर बी को देखिए, जैसे हम बी बोले, बी माने ओठ सट रहा है, यानी ये क्या हो गया? यानी कंसोनेंट हो गया। कंसोनेंट हो गया कि नहीं? सी देखिए उच्चारण के हिसाब से कहाँ सट रहा है? हमारे मुंह के किसी न किसी भाग से सट रहा हो गया, कंसोनेंट। डी भी सट रहा है, कंसोनेंट। लेकिन ई कहीं सट रहा है? नहीं ना, तो ई क्या है? एक ववेल हो गया, यानी कि ये मुंह में किसी भाग से नहीं सट रहा है, तो ये क्या हो गया? आपको ववेल। अब पहचानने के लिए कुछ इस तरीके से शेप डाल देते हैं, ये एक ऐसा शेप दे देते हैं ववेल का, गोलाकार शेप दे देंगे आपको कंसोनेंट का, तो ये क्या हो गया? ववेल हो गया। अभी एफ हो गया, एफ क्या है? सट रहा है, ये क्या हो गया आपको? कंसोनेंट हो गया। जी भी कंसोनेंट हो गया, एच भी कंसोनेंट हो गया, आई क्या है? ववेल है ना। उसी प्रकार AEIOU 5 गो ऐसा वर्ड है जो कि ववेल होता है, और 21 जो होता है वो क्या कहलाता है? कंसोनेंट कहलाता है। 21 कंसोनेंट इज द ऑफ द लेटर, यानी कि इस लेटर के अंदर कंसोनेंट कितना आता है? 21, और ववेल कितने आता है? यानी कंसोनेंट 21, ववेल कितने? 5, सेमी ववेल कितने? 2। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट कौन कौन हो आप समझ गए होंगे। और सेमी ववेल जो होता है वो W और Y रहता है, यानी कि ये जो हम ट्रायंगुलर शेप में डाल देते हैं, यानी कि W और Y जो होता है आपका सेमी ववेल होता है। अब कहिएगा कि सर AEIOU अगर ववेल है तो इसको कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये ववेल है? तो देखिए हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में सेम रहता है। जब देखिए ए को हिंदी में लिखिएगा तो ए ऐसे होता है, ए भी ववेल है कि नहीं? ए भी ववेल, ए भी ववेल। बी को लिखिएगा तो ब क्या है? ब एक कॉन्सोनेंट है, तो बी भी लिखिएगा तो क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बी में क्या है? बी में देखिए ई जुटा हुआ है। बी में क्या जुटा हुआ है? ई जुटा हुआ है, यानी कि कोई भी जो स्वर व्यंजन होता है यानी कॉन्सोनेंट होता है, बिना स्वर की सहायता से आप बोल ही नहीं सकते हैं।
इसीलिए कॉन्सोनेंट का ये डिफिनीशन में बताया गया है कि व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता ही से ही बोली जाती है, लेकिन स्वर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अपने आप से निकल जाता है। तो देखिए बी में क्या जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है। सी क्या है, सी में ई जुड़ा हुआ है। डी में क्या है, ई जुड़ा हुआ है। तो सब में क्या है, कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ है, लेकिन ई में कोई चीज नहीं जुड़ा हुआ है। ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। इसीलिए क्या है, ये अपने आप में वोवेल है और स्वर है। इसको कभी भुलाइएगा नहीं, समझ गए होंगे। जैसे कि हो गया आपको वाई ओ यू, ये ए ई आई ओ यू, यानी कि ए ई आई ओ और यू क्या है, वोवेल। बाकी सब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। अच्छा एक बात बताइए, अब एक होता है साउंड वोवेल। साउंड वोवेल हम कैसे पहचानेंगे? साउंड वोवेल का मतलब ये होता है कि उसको जब उच्चारण किया जाता है ना, तो उसका स्टार्टेड जो वर्ड होता है वो वोवेल से स्टार्ट होता है। तो ये कितना होता है उन चीज़ों को जानकारी ले लेंगे। अब देखिए आपको उच्चारण, देखिए ए का उच्चारण करिएगा, न्यूट्रल के ए ही आ रहा है, यानी कि स्वर ही है। अब देखिए जैसे देखिए ई हो गया, एफ लिखिए, एफ हिंदी में लिखिए ए अफ हो, यानी कि स्टार्ट किस चीज से हो रहा है, स्वर से। स्वर से हो रहा है ना, यानी कि इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं, एफ, यानी स्टार्ट हो रहा है ए अफ हो, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए साउंड वोवेल के अंतर्गत आता है। एच हो गया, एच हो गया, तो एच आप लिख का चीज से रहे हैं, यानी कि साउंड वोवेल, स्वर से लिख रहे हैं, यानी कि वोवेल से लिख रहे हैं, तब ना जाके ये एच बना हुआ है, इसीलिए साउंड वोवेल के अंतर्गत आता है। जे भी नहीं होगा, के भी नहीं होगा, लेकिन एल होगा, एल, एम, एन, वो तो पूरा न्यूट्रल है वोवेल। पी क्यू, आर हो गया, आ से स्टार्ट हो रहा है, एस हो गया ना, टी, यू भी, तो ये यू तो पूरे तरह से आपका वोवेल है। भी नहीं होगा, एक्स देखिए तो एक्स, एक्स हो गया, और उसके बाद वाई और जेड, तो जेड भी इसमें नहीं आता है, वो कॉन्सोनेंट होता है। तो देखिए आपको साउंड वोवेल कितना होता है, साउंड वोवेल उसे कहते हैं जो कि कॉन्सोनेंट के उच्चारण के पहले जो होता है स्वर के उच्चारण से शुरू होता है, यानी कि जो भी आपका साउंड वोवेल लिखिएगा वो आपका जो होगा वो स्वर से स्टार्ट होता है, यानी कि वोवेल से स्टार्ट होता है। लेकिन इंग्लिश में नहीं, उसको हिंदी में जब नहीं लिखिएगा तले आपको ये प्रूफ नहीं होगा कि साउंड वोवेल कौन है। तो साउंड वोवेल आप समझ गए होंगे कि साउंड वोवेल आपका एफ है, एच है, एल है, एम है, एन है, आर है, एस है, एक्स है। समझ गए हो ना, ये साउंड वोवेल होता है, इसे हम साउंड वोवेल के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे कि साउंड वोवेल क्या होता है, जो उच्चारण करने पर स्वर से स्टार्ट होता होगा वही साउंड वोवेल कहलाता है। और जब हम हिंदी में नहीं लिखेंगे तो प्रूफ नहीं होगा। तो समझ गए होंगे वोवेल कितना, 5 गो, उसके बाद कॉन्सोनेंट कितना, 21 गो, उसी 21 गो के अंदर जो होता है साउंड वोवेल होता है। आपको प्रूफ करके दिखा दिए हैं, जले इसको हिंदी में नहीं लिखिएगा तले आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। समझ में आया? अगर एच आप ऐसे लिखते हैं तो कैसे कहिएगा कि ये साउंड वोवेल है, कहिएगा सर कॉन्सोनेंट है, यही ना कहिएगा कि कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट आप तो इसको कह सकते हैं, लेकिन ये साउंड वोवेल के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप जब ऐसे ही इसको लिखते हैं ना एच, तो बताइए, आप ही बताइए ए क्या है, हिंदी का स्वर है ना, तो हिंदी का स्वर है तो इसको का साउंड वोवेल नहीं कहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है कॉन्सोनेंट के पहले, यानी कि व्यंजन के पहले से लिखा जाता है, इसीलिए साउंड वोवेल होता है। और आप जो इसमें कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं ना, कॉन्सोनेंट जो भी वर्ड, जैसे कि डीए पढ़ते हैं, तो ये डी में जो बना हुआ है ई लगा हुआ है, इसकी मात्रा लगा हुआ है, ई का जो है इसमें मात्रा लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई मात्रा नहीं होता, डायरेक्टली ए से लिखा जाता है, इसीलिए साउंड वोवेल के अंतर्गत आता होगा, आता है। समझ गए ना? अब देखिए आप पहले ABCD को बड़ी अच्छे से जान जाइएगा ना, तब आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, कभी नहीं दिक्कत होगा। इतना सारा करने के बाद एक आपको कंपाउंड वर्ड आता है। कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं? जो दो वर्डों को एक साथ हमेशा जोड़ के रखता है, उसको कभी छोड़ता ही नहीं है। आप जल बनता है ना, पढ़ते होंगे कि H और 2, यानी कि H2O मिलाकर आपका जल बनता है। जल क्या है? एक यौगिक है ना, कंपाउंड है ना। उसी प्रकार इस ABCD में कुछ ऐसे वर्ड है जो कंपाउंड वर्ड के अंतर्गत आता है। जैसे कि Q जो है, Q जो होता है, Q हमेशा अपने साथ U को लेता है बाबू, हमेशा U को, बिना Q के साथ U आए वर्ड नहीं बन पाता है।
आप डिक्शनरी पलट के हार जाइएगा। जो क्यू के बिना यू ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन हो गया, क्वांटेंट हो गया, क्वाड्रेटिरियल हो गया, क्यू के बाद जो है ना कहता है बेटा तू हम तोरा साथे रहेंगे, किसी तरह होगा, हम तुमको जान छोड़े वाले नहीं है। इसीलिए ये कंपाउंड वर्ड के अंतर्गत आता है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये ऑर्थोग्राफी जो होता है, वर्ण विचार, ABCD में इतना सारा चीज़ें होता है, शायद हमको पता भी नहीं था। तो जान लीजिए कि एक ABCD में इतना सारा चीज़ होता है। अगर आपको जानकारी होगा तबे जाके हम आगे की तरह से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। पहले ABCD जानिएगा तो ना, ABCD के अंतर्गत ये सारा वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। वर्ण पढ़ेंगे तब ना इटिमोलॉजी पढ़ेंगे, ऑर्थोग्राफी पढ़ेंगे, इटिमोलॉजी, तब सिंटेक्स, तब पंक्चुएशन, तब प्रोसेडी। पहले स्टार्ट वाला हमको जानकारी लेना है, यानी कि वर्ड का, वर्ण का। तब उसके बाद हम जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो एकदम फ्रैंकली इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, आपको इंग्लिश लिखना सिखा देंगे, इंग्लिश पढ़ना सिखा देंगे। आपको सारा चीज़ A to Z मिलेगा। और ये हम उस लेवल का तैयारी करवाएंगे जिसमें आप एयरफोर्स, नेवी और जो SSC से लेकर आपको बैंकिंग से लेकर सारे एग्जाम में ये ग्रामर काम आने वाला होगा। हम बेस्ट लेवल का तैयारी करवाएंगे। और प्लस जो होगा, रेलवे में तो खैर नहीं पूछा जाता है, लेकिन SSC और एयरफोर्स, नेवी के लिए जो इंग्लिश हम आपको पढ़ा रहे हैं वो कंटिन्यू वीडियो आपके आते रहेगा। और ये हर एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होने वाला है। और इसके साथ साथ जो होगा, आपको इंग्लिश बोलने का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। इंग्लिश किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से सीखा जाता है, उस चीज़ों पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और इस वीडियो को अगर ये आपको समझ में आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी चीज़ें अगर हम वीडियो को डालते हैं तो आपके पास ज़रूर पहुंचेगा। तो अब आप आशा करते हैं कि सभी चीज़ें जो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ABCD के अंतर्गत इतना सारा चीज़ होता है। अगर इस चीज़ को समझ गए होंगे तो अच्छा ही है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है इस इंग्लिश में तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर यहाँ दिक्कत है, और इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।